Polarons in an ionic crystal, free electrons are easily available. Ions are also present in crystals. अच्छा, आपके पास जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया हुआ कि आयंस कैसे बनते हैं। कोई भी एटम है तो उसके जो है क्या होगा, आउटरमोस्ट शेल में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और इन केस ऑफ मेटल्स तो क्या होगा आपके पास से, कोई भी आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर जब रेडिएशन फॉल होंगी तो क्या होगा, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, और बाकी पीछे जो है आपके पास आयन, ये पॉजिटिव आयन हो जाएगा और ये नेगेटिव आयन हो जाएगा, इससे आयनाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। और जो आपके पास आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजीली अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो लाइक हम इसके एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे केसीएल में, केसीएल में आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल हैं। तो क्या होगा, केसीएल में आयनिक क्रिस्टल है जिसमें जो आपके पास पोटेशियम है के प्लस, ये पॉजिटिव आयन होता है, और क्लोरीन ये नेगेटिव आयन होता है, ठीक है। तो केसीएल में आपके पास के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों प्रेजेंट होंगे, के प्लस और सीएल आयंस। और फिर क्लोरीन आयंस, और फिर पॉजिटिव आयन जो है जैसे के प्लस आयंस हैं, ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन की तरफ, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल है। तो अगर आपने केसीएल का स्ट्रक्चर लिया है, केसीएल में भी क्या आपके पास होते हैं, आयंस होते हैं। तो वो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स आपके पास हमेशा जो ऑपोजिट पोलैरिटी होती है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जो आपके पास के प्लस साइंस है ये क्या होंगे, टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो क्लोरीन आयन होंगे ये क्या होंगे, रिपेल होंगे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, हेंस द फील्ड सराउंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर डिफॉर्म्ड। तो इलेक्ट्रॉन के करीब जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो डिफॉर्म हो जाएगी। द combination of the electron and the surrounding strain field is known as polaron। तो आपके पास हम पोलरॉन किनको कहते हैं, पोलरॉन की जो डेफिनेशन है वो क्या है आपके पास, कि एक तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और जो सराउंडिंग स्ट्रेन्ड फील्ड, यहाँ पे जो टर्म यूज हुई है स्ट्रेन फील्ड की, स्ट्रेन फील्ड का मतलब है डिफॉर्म्ड फील्ड। क्या है यहाँ पे, स्ट्रेन फील्ड का मतलब है डिफॉर्म फील्ड, यानी जो अपने फील्ड चेंज हो गई है ड्यू टू दिस ऑपोजिट चार्ज जिस अट्रैक्शन। तो उसकी वजह से जो है, अब हम क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन के जो सराउंडिंग की फील्ड है, जो चेंज फील्ड होगी है, डिफॉर्म फील्ड होगी है, इनको मिलके हम क्या कहते हैं, ये क्या है, पोलरॉन्स हैं, ठीक है। क्या है, पोलरॉन्स। तो हम इसको देख भी लेते हैं थोड़ा कैसे होगा आपके पास स्कीमेटिक में। ये देखिए आपके पास जैसे क्लोरीन आइंस है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये आयनिक क्रिस्टल है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आपको पता है कि कौन सा चार्ज होता है, आपके पास नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जो आपके पास केसीएल है, जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो पोटेशियम के आयन होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये इस इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, और भी बहुत सारे होंगे, वो क्या होंगे, इसकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपके पास फील्ड जो सराउंडिंग द इलेक्ट्रॉन के करीब करीब जो फील्ड थी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेन हो जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, अब इलेक्ट्रॉन के पास जो पोटेशियम आयन है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के पास आ गए हैं, और क्लोरीन जो है वो अवे जा रहे हैं, दूर जा रहा है, ठीक है। तो वैसी फील्ड नहीं रही जैसे पहले थी। ये फाइनल पिक्चर है जिसमें ऑपोजिट चार्जेस की वजह से हम देख रहे हैं कि ऑपोजिट चार्जेस की वजह से क्लोज आ गए और बाकी दूर, ठीक। अच्छा, आपके पास जो पॉलीरॉन्स होते हैं इसको हम कहते हैं क्वाजी पार्टिकल्स। क्वाजी पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जो क्वाजी पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स विच आर सराउंडेड बाय द फील्ड, जो फील्ड से सराउंडेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीरॉन्स जो है वो किससे हैं, एक्चुअली फील्ड से ही सराउंडेड हैं, स्ट्रेन फील्ड से। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं पॉलीरॉन की क्या है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो पॉलीरॉन की होती है, ये नॉर्मल जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उससे डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और या बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे ये क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। दिस इफेक्ट इज लार्ज इन आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल में पॉलीरॉन का इफेक्ट, यानी किसी भी आपके पास स्ट्रक्चर में जो आयंस अट्रैक्ट हो जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये वाला जो आपके पास इफेक्ट है ये आयनिक क्रिस्टल में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, इसका रीजन ये है कि आपके पास एक तो आयनिक क्रिस्टल में नंबर ऑफ आयंस यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक इंटरेक्शन होती है आयंस के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और ड्यू टू ऑपोजिट पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो ये आयनिक क्रिस्टल में ज्यादा होगा। कोवलेंट क्रिस्टल में आपके पास इतने फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते, इसलिए उसमें यहाँ पे ये इफेक्ट जो होगा वो वीक होगा। तो इन कोवलेंट क्रिस्टल द इफेक्ट इज वीक बिकॉज न्यूट्रल एटम्स हैव ए वीक इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपके पास कोवलेंट क्रिस्टल्स में जो है वो न्यूट्रल एटम्स होते हैं, तो वो उनका इंटरेक्शन जो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू आयनिक, ठीक है। और पोलेरॉन जो है वो क्या है, एक फर्मियोनिक क्वाजी पार्टिकल हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्वाजी पार्टिकल हैं। और एन इलेक्ट्रॉन विद द accompanying deformation moves field across the crystal. This polaron effective mass is greater
इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आपके पास अगर आपको याद हो, मैंने आपको इफेक्टिव मास SSP2 में आपने पढ़ा हुआ है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, उसमें हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी उसमें मूव करता है फील्ड में, तो फील्ड में मूव होने की वजह से इफेक्टिव मास उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, और वो इफेक्टिव मास जब हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कहीं कहीं इफेक्टिव मास की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती थी, इनफाइनाइट हो जाती थी, यानी इतना ज्यादा इफेक्टिव मास हो जाता था, और कहीं पे बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती थी। ठीक है, तो वो आपके पास और ड्यू टू डिफरेंट पोटेंशियल, जिसमें इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उसका इफेक्टिव मास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर एम की बजाय हम उसको एम स्टेरिक से प्रेजेंट करते थे इफेक्टिव मास। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास यही होगा, इलेक्ट्रॉन विद अकम्पनिंग डिफॉर्मेशन मूव्स फ्रीली अक्रॉस द क्रिस्टल। फ्रीली क्रॉस द क्रिस्टल जब मूव करा होगा, तो पोलर ऑन इफेक्टिव मास जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन दैट ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी तरह पोलर ऑन का भी जो इफेक्टिव मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगा। फील्ड के अंदर होता है ना, अभी हमने पोलर पढ़ा ही है कि पोलर क्या है आपके पास, पोलर आपके पास इलेक्ट्रॉन प्लस उसके सराउंडिंग डी फॉर्म फील्ड है, तो इसलिए उसका इफेक्टिव मास एज कम्पेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, in covalent semiconductors, the coupling of electron with latest deformation is weak and formation of polon does not occur. कोवेलेंट सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये था क्योंकि आपके पास जो कोवेलेंट सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें फ्री आयंस अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए जो कोवेलेंट सेमीकंडक्टर्स में कपलिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है विद लेटेस्ट डिफॉर्मेशन वो क्या होती है, वो वीक होती है, और फॉर्मेशन ऑफ पोलरॉन यहाँ पे नहीं हो रहे होते। In polar semiconductors, the electrostatic interaction with induced polarization is strong and polarons are formed at low temperature, but the concentration of polarons are not large. पोलर सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, उसमें कह रहे हैं कि उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है वो इंड्यूस्ड पोलराइजेशन इज स्ट्रांग होगी, यानी इंटरेक्शन तो हो रही होगी और पोलरन भी फॉर्म हो रहे होंगे, बट ये ज्यादा किस में हो रहे होंगे, लो टेम्परेचर पे हो रहे होंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ पोलरन जो है, फिर इसका मतलब लो टेम्परेचर पे हो रहे होंगे, टेम्परेचर की लिमिटेशन आ गई है, तो उसकी वजह से अभी आपके पास जो पोलरन बन रहे होंगे वो इतने ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, polarons will be formed by the electron interaction with the field plus K plus and chlorine ions. So in general, we can say that the electron has interaction with lattice. Of course, इसका मतलब है लेटेस्ट एटम्स है ना, पोटेशियम और क्लोरीन, तो इसका मतलब है कि पोलरॉन जब आपके पास उसकी, पोलरॉन का मतलब यही है कि जो सिंपल आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसकी इंटरेक्शन लेटेस्ट एटम्स के साथ क्या हो रही है, तो यहाँ पे ये इसका मतलब बन रहा होगा। और आपके पास जो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लेटेस्ट इंटरेक्शन इज मेजर्ड बाय डायमेंशनलेस कपलिंग कांस्टेंट दिस। अच्छा, इसमें एक तो आपके पास एक कपलिंग कांस्टेंट भी रिप्रेजेंट किया गया है कि ये जो आपको पोलर एन है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लेटेस्ट इंटरेक्शन। हम बात करें इलेक्ट्रॉन लेटेस्ट इंटरेक्शन कहें या पोलर एन करें, एक ही मीनिंग बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो है लेटेस्ट एटम के साथ क्या इंटरेक्शन बन रहा है। ठीक है, तो उसका क्या फार्मूला है, उसका फार्मूला है आपके पास हाफ अल्फा इज इक्वल्स टू डिफॉर्मेशन एनर्जी बाय एच कट ओमेगा एल। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा एल क्या है आपके पास, लॉन्गिट्यूडिनल ऑप्टिकल फोनॉन फ्रीक्वेंसी नियर जर्म बाउंड्री वेव वेक्टर। ये आपको याद होगा जब हमने उसमें लॉन्गिट्यूडिनल फ्रीक्वेंसी किया था। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल ऑप्टिकल फोनॉन फ्रीक्वेंसी होगी आपके पास, नीचे जो हमने लिखी है, ऊपर हमारे पास डिफॉर्मेशन एनर्जी है। जो आपके पास 1/2 अल्फा है, अल्फा ही एक्चुअली हमने कहा था क्या है हमारे पास, कपलिंग कांस्टेंट है। ठीक है, तो 1/2 अल्फा जो है ये क्या बता रहे हैं आपको, नंबर ऑफ फोनॉन्स विच सराउंड ए स्लोली मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल। ठीक है, एक्चुअली तो आपको पता है कि क्या हो रहा है, कोई भी लेटेस्ट एटम्स हैं वो अपनी जगह पे ऑल द टाइम क्या कर रहे होते हैं, लेटेस्ट वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये जो लेटेस्ट वाइब्रेशन होती हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, फोनॉन है। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्हीं लेटेस्ट आयंस के पास, जैसे भी ये मैं पोटेशियम का ले लेती हूँ, कि इसके पास आके इस इंटरेक्शन करता है, तो उसकी वजह से सराउंडिंग फील्ड जो है वो डिफॉर्म हो जाती है, इसको हम मिलके क्या कह देते हैं, पोलरॉन कह देते हैं। ठीक है, तो अभी हम कह रहे हैं कि ये जो आपके पास कपलिंग कांस्टेंट है 1/2 अल्फा, ये क्या है, नंबर ऑफ फोनॉन्स विच सराउंड ए स्लोली मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल। स्लोली मूविंग इलेक्ट्रॉन जब इस क्रिस्टल के अंदर इनके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो ये आपको ये फिगर ये आपको बताएगा ये नंबर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज लार्ज इन आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल में जो कपलिंग कांस्टेंट है ये क्या होगा, लार्ज होगा, और लो होगा कोवेलेंट क्रिस्टल में। इसका रीजन हम जान चुके हैं कि हमारे पास आयनिक क्रिस्टल में इसलिए लार्ज होगा क्योंकि आयंस अवेलेबल होंगे जिनके साथ इंटरेक्शन हो रहा होगा आयनिक क्रिस्टल्स में, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, जबकि कोवेलेंट क्रिस्टल में न्यूट्रल एटम्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो इसलिए वहां पे जो कपलिंग कांस्टेंट है वो क्या होगा, कम होगा। सबसे ज्यादा हमारे पास आयनिक क्रिस्टल में होगा। फिर साथ हम ये देखते हैं कि आपके पास वैल्यू ऑफ
इफेक्टिव मास, जो हमने इफेक्टिव मास लिखा हुआ है, और यहाँ पे एम स्टेरिक के साथ इफेक्टिव मास के लिए हम एम स्टेरिक की टर्म यूज करते हैं, और यहाँ पे हमने इसके सबस्क्रिप्ट में प्योर लिख दिया, मतलब कि पोलर का इफेक्टिव मास है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ ए पोलर कैन बी मेजर्ड बाय साइक्लोट्रॉन रेजोनेंट एक्सपेरिमेंट। इफेक्टिव मास की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? साइक्लोट्रॉन रेजोनेंट एक्सपेरिमेंट से फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने पहले किया था। और theories related relates that mass of polaron effective mass of polaron uh, to effective band mass of electron इन अनडिफॉर्म्ड lattice by this relation। ठीक है, ये क्या आपको बता रहे हैं? कह रहे हैं कि ये आपस में क्या होगा, ये इफेक्टिव मास आपके पास कौन सा है? ये सिंपल इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास है। ठीक है, जब वो किसी पोटेंशियल में आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर आता है, और ये हमारे पास पोलेरॉन का है, पोलेरॉन का इफेक्टिव मास है, और ये आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा अब आपको एक चीज तो पता है, कि एक चीज क्या पता है, कि ये जो पोलेरॉन है ये भी आपके पास क्या है, ये भी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन ही जब लेटेस्ट वाइब्रेशन के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फोनॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तब मिलके भी बन जाएगा हमारे पास पोलरॉन। ठीक है, लेकिन सिंपल अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो तब वो ये होगा आपके पास। ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ये आप किसी इस इलेक्ट्रॉन को क्या करें, अंडर किसी पोटेंशियल या किसी फील्ड के अंडर जब हम किसी क्रिस्टल में से मूव करा रहे हैं, और उसमें जब अनडिफॉर्म्ड लेटस है, यानी लेटस अभी डिफॉर्म नहीं हुआ, उसका फील्ड जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, और तब जो है इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन का क्या है, और अब इलेक्ट्रॉन का जब फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, तब इफेक्टिव मास क्या होगा, तब वो पोलर बन गया होगा, तब उसका इफेक्टिव मास क्या होगा, और एक दूसरे के साथ किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। देखें, ये है एम स्टेरिक पोलर ऑन इज इक्वल्स टू एम स्टेरिक इज इक्वल्स टू दिस फार्मूला। ये आपने फार्मूला लिख लेना है, कि इसे रिप्रेजेंट करा होगा। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि अल्फा जो है इज वेरी वेरी लेस देन वन। अगर हम अल्फा को वेरी वेरी लेस देन वन लेंगे तो आपके पास ये टर्म ऐसे बन जाएगी। ठीक है, और अल्फा अगर बहुत ज्यादा लेस देन वन लेंगे, तो आपको पता है कि ये जब हम वेरी वेरी लेस देन ले रहे हैं, वन ले रहे हैं, तो कोई टर्म इतनी छोटी हो, ये भी छोटी टर्म होगी, ये भी छोटी होगी, तो वन में से बहुत छोटी टर्म माइनस भी कर दो तो वन ही बचना है। और फिर इसी तरह अगर अल्फा बहुत छोटा है, तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और आपके पास जो है वो वापस आपके पास ये जो है बच रहा होगा रिलेशन। ठीक है, अब इसे हम कह रहे हैं कि अल्फा पॉजिटिव है, और इसका मतलब है कि आपके पास इस सिंस अल्फा इज पॉजिटिव, और एम मास ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ पॉलर इज ग्रेटर देन इफेक्टिव मास ऑफ सिंपल इलेक्ट्रॉन इन बैंड स्ट्रक्चर अनडिफॉर्म्ड फील्ड। देखें, अल्फा मेयर्स का क्या रहा है, नंबर ऑफ पोलरॉन, एंड दिस नंबर कैनॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होगा। और पॉजिटिव होने का मतलब है कि आपके पास इफेक्टिव मास जो है वो पोलरॉन का क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू सिंपल इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप टेबल देखेंगे, मैं आपको दिखा दूंगी फिगर में, उसमें बुक में, कि इसमें इनकी वैल्यूज भी शो की हुई है। ठीक है, अभी बल्कि मैं आपको शो करा देती हूँ कैसे हैं आपके पास ये। अच्छा, आपका जो टॉपिक था ना, इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन और पोलरॉन, वो यही है, यानी इलेक्ट्रॉन और फोनॉन इंटरेक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, पोलरॉन बनेगा। ये किटल की बुक से मैं आपको करा रही हूँ, और उसमें हम इसको देख भी लेते हैं कि क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा कम। The most common effect of the electron-phonon interaction is seen in the temperature dependence of electrical resistivity, which for pure copper is 1.55 micron centimeter at 0 degree C and 2.28 micron ohm centimeter at 100 degree C। ठीक है, आपके पास कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फोन नॉन इंटरेक्शन हमने देखा क्यों, हमने पहले देखा कि टेम्परेचर डिपेंडेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो थी वो क्या थी, वो हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही थी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही थी, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही थी। आप देखें कैसे, कॉपर सिंपल प्योर कॉपर के लिए उन्होंने देखा कि आपके पास 0 डिग्री टेम्परेचर था, जब यानी इतना कम टेम्परेचर था, तब उसकी रेजिस्टिविटी 1.55 थी। ठीक है, और फिर जब आप टेम्परेचर 100 डिग्री से आपने बढ़ा दिया, तो इतने टेम्परेचर पे आपके पास रेजिस्टिविटी भी क्या कर गई, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर गई, इलेक्ट्रिविटी रेजिस्टिविटी क्या कर गई है, इंक्रीज। ठीक है, और द इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड बाय द फोनॉन्स,
इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोनॉन से क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे एंड हायर द टेम्परेचर, और टेम्परेचर हायर होगा। ठीक है। अच्छा, रेजिस्टिविटी का क्या मतलब होता है? रेजिस्टिविटी का मतलब रुकावट है, आपको पता है। सिंपल, अगर कोई हम स्ट्रक्चर बनाए तो उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे, अगर स्ट्रक्चर हम करते हैं कि मूव कर जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। बट होता क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है और हम कहते हैं कि लेटेस्ट एटम अपनी जगह क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और इनकी जो वाइब्रेशन है इसी को क्या कहते हैं, हम फोनॉन्स कहते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे मूव करके यहाँ पे पहुंचेगा, अब लेटेस्ट एटम हो सकता है यहाँ पे मौजूद हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे सीधा जाने की बजाय स्कैटर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। तो हम इसी चीज की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं ड्यू टू फोनॉन्स, फोनॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्कैटर हो रहे हैं। ठीक है। और हाई टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो लेटेस्ट एटम है अगर वो नॉर्मली इस एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करें, तो वो क्या करेंगे, उनकी वाइब्रेशन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी अगर टेम्परेचर हम ज्यादा करेंगे। तो सिंपली अगर इलेक्ट्रॉन पहले वो इससे गुजर जाता था, लेकिन अब क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से लेटेस्ट वाइब्रेशन भी ज्यादा है, और लेटेस्ट वाइब्रेशन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फोनोनिक वाइब्रेशन की वजह से गुजर नहीं पाएगा, क्या करेगा, गुजर नहीं पाएगा। ठीक है। और स्कैटर हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे। द मोर फोनॉन हेयर आर एंड हेंस मोर स्कैटरिंग। अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा होगा और तो ज्यादा फोनॉन्स होंगे और ज्यादा स्कैटरिंग होगी। अबव द डी बाई टेम्परेचर द नंबर ऑफ थर्मल फोनॉन इज रफली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है। अब वैसे तो आपके पास क्या था, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे थे फोनॉन, जितने टेम्परेचर हो रहा था उतने ही आपके पास फोनॉन क्या हो रहे थे, जो है आपके पास प्रोपोर्शनल हो रहे थे, और स्कैटरिंग हो रही थी। थर्मल फोनॉन उतने ही प्रोपोर्शनल हो रहे थे टेम्परेचर इंक्रीज करने से। ठीक है। बट आपके पास आफ्टर डी बाई अबव द डी बाई टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाएगा, उनका प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। And we find that the resistivity increases approximately as the absolute temperature in any reasonably pure metal in this temperature region। यानी इस temperature region में आपके पास electrical resistivity भी क्या कर रही होगी, increase कर रही होगी। by increasing temperature आपके पास phonon increase करे होंगे, और उसकी वजह से electrical resistivity भी क्या कर रही होगी, increase कर रही होगी। A more subtle effect of the electron phonon interaction is the apparent increase in electron mass that occurs because the electron drags the heavy ion cores along with it। अच्छा, इसमें अब यही बात बता रहे हैं जो मैंने आपको बताई कि आपके पास इफेक्टिवनेस चेंज हो जाएगा। अब मोर सब्टल इफेक्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन का क्या हो रहा है, अपीयरेंट इंक्रीज। और एक्चुअली मैंने आपको जब इफेक्टिवनेस बताया तभी मैंने आपको बताया कि परमानेंट नहीं होता, बट टेम्परेरी हम कह सकते हैं कि अब बिकॉज ऑफ पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ फील्ड, आपके पास जो इफेक्टिव मास हो रहा होता है वो क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा होता है, हम कह रहे हैं वो चेंज हो रहा है। ठीक है। और क्योंकि क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ड्रैग कर रहा है हैवी आयंस को अलॉन्ग विद इट, उनको अपने साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, खींच रहा है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। इन एन इंसुलेटर द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स स्ट्रेन फील्ड इज नोन एज पोलरॉन। इंसुलेटर में हम क्या कह रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन और इसकी स्ट्रेन फील्ड, अब स्ट्रेन फील्ड क्या होगा, यही कि अपने साथ वाले जितने भी आयन होंगे अपनी तरफ खींचेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फील्ड चेंज हो जाएगा, उसको हम स्ट्रेन फील्ड कहेंगे। इस कॉम्बिनेशन को, इसकी डेफिनेशन बन जाती है ये। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स स्ट्रेन फील्ड इज नोन एज ए पोलरॉन। अब फिगर 19 में हमें शो भी किया हुआ है, फिगर 19 में हम पहले देख लेते हैं कैसे। ये देखें फिगर 19 की, ये जो ए आपके पास फिगर है, ये आपके पास देखें KCl हमारे पास आयन है, वो अपनी अपनी लेटेस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे पास में क्या गुजरा है, इलेक्ट्रॉन गुजरा है। अब इलेक्ट्रॉन गुजरा है तो इसलिए हमने एरो से शो किया हुआ है, जैसे पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन पॉजिटिव आयन है, वो क्या करेंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट करे होंगे। जबकि क्लोरीन आयन्स क्या है, करें, इससे अवे जा रहे हैं, वो क्या करें, अवे जा रहे हैं, क्योंकि वो रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन खुद भी नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो इससे क्या करेंगे, रिपेल करे होंगे। जबकि पोटेशियम आयन पॉजिटिव है, वो इस इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखिए, अट्रैक्ट करने की वजह से पोटेशियम आयन क्या हुए, इसके पास पास आ गए, क्लोरीन आयन दूर है। ठीक है। यहाँ पे हम पोटेशियम छोड़ के पोजीशन अपनी आगे आ गया, और ये तो फील्ड आपके पास वैसी नहीं रही जैसे यहाँ पे थी। यहाँ पे फील्ड क्या हो गई है, डिस्टॉर्ट हो गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन फील्ड। ये नीचे लिखा भी है, फॉर्मेशन ऑफ ए पोलरॉन। पहले फर्स्ट फिगर, यानी कि इस फिगर की हम बात कर रहे हैं। इस फिगर में क्या हो रहा है आपके पास, इस फिगर में कह रहे हैं कि आपके पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज शोन इन रिजिड लेटेस्ट ऑफ ए आयनिक क्रिस्टल। किसी आयनिक क्रिस्टल में हमने क्या किया, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को देखा, और द फोर्सेज ऑन द आयंस एडजेसेंट टू द इलेक्ट्रॉन्स आर शोन, वो शो की है हमने इसमें। और फिगर बी में क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इज शोन इन द इलास्टिक और डिफॉर्मेबल लेटस। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे इलास्टिक और डिफॉर्मेबल लेटस में है। इलेक्ट्रॉन प्लस द एसोसिएटेड स्ट्रेन फील्ड इज कॉल्ड ए पोलरॉन। ठीक है। अब ये फिगर में भी आपको शो भी कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन प्लस इस डी फॉर्म फील्ड इज नोन एज पोलरॉन, इसको हम कह रहे हैं पोलरॉन बन रहा है आपके पास। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आयन इंक्रीजेज द इफेक्टिव इनर्शिया। और डिस्प्लेसमेंट, जब आयन की डिस्प्लेसमेंट हो, यानी ये जो पोटेशियम आयन है इसकी वजह से इफेक्टिव इनर्शिया, इनर्शिया मीन इफेक्टिव मास, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड हेंस द इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन KCl द मास इज इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ
2.5 विद रिस्पेक्ट टू द बैंड थ्योरी मास इन ए रिजिड लेटिस। केसीएल के केस में कितना हो रहा है? 2.5। यानी हर डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होगा ना। अगर आप कोई और मटेरियल केसीएल के बजाय कोई और जो है वो आप एलिमेंट्स ले रहे होंगे और कोई और स्ट्रक्चर होगा तो उसमें डिफरेंट होगा, लेकिन इसमें बता रहे हैं कि 2.5 टाइम्स जो है वो इफेक्टिव मास इंक्रीज कर जाता है। इन एक्सट्रीम सिचुएशंस ऑफन विद होल्स द पार्टिकल्स कैन बिकम सेल्फ ट्रैप्ड इन द लेटेस्ट। एक्सट्रीम सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास विद होल्स पार्टिकल्स जो है वो सेल्फ ट्रैप हो जाए। सेल्फ ट्रैप का मतलब होता है कि अब जो है इलेक्ट्रॉन इतना हैवी हो गया है कि वो मूव ही नहीं कर सकता, वो उस खास लेटेस्ट में लोकलाइज्ड हो गया है, ट्रैप्ड हो गया। ठीक है। और इन कोवेलेंट क्रिस्टल्स द फोर्सेस ऑन द एटम फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स आर वीकर देन इन द आयनिक क्रिस्टल, सो द पोलर डिफॉर्मेशंस आर स्मॉल इन कोवेलेंट क्रिस्टल। तो कोवेलेंट क्रिस्टल में जैसे मैंने आपको बताया कि वो न्यूट्रल होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते एज कम्पेयर टू आयनिक क्रिस्टल्स, तो इसलिए वहां पे पोलरॉन की फॉर्मेशन, पोलरॉन डिफॉर्मेशन जो है वो स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट क्रिस्टल। अच्छा, इसमें यहाँ तक हमने देख लिया। और स्ट्रेंथ का जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रॉन लेटिस इंटरेक्शन जो है वो हम किससे मेजर करेंगे? कपलिंग कांस्टेंट से करेंगे। जो अल्फा है हमारे पास, ओमेगा जो है वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल ऑप्टिकल फोनॉन फ्रीक्वेंसी है, और 1/2 अल्फा जो है वो क्या बता रहा है आपको? नंबर नंबर ऑफ फोनॉन्स विच सराउंड ए स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल, इसको शो कर रहा है। अच्छा, अल्फा जो है वो आपने क्या किया है कि टेबल 4 जो है वो यहाँ पे शो किया है, तो मैं दिखा देती हूँ टेबल 4 की वैल्यूज। ये है। ठीक है। इसमें डिफरेंट वैल्यूज आपको शो की हुई है, पोलरॉन कपलिंग कांस्टेंट अल्फा की, मैथ इफेक्टिव मैथ की, और इनकी रेशियो की। ये सारी वैल्यूज शो की हुई हैं। ठीक है। तो वो आपको नजर आ रही होंगी डिफरेंट की, जैसे केसीएल की अल्फा की वैल्यू 3.97 है। इफेक्टिव मैथ बाय एम सिंपल मैथ हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो 1.25 होता है। और अगर हम इफेक्टिव मैथ बाय सिंपल इलेक्ट्रॉन करेंगे, यानी इफेक्टिव मैथ की सिंपल फ्री इलेक्ट्रॉन से वैल्यू कितनी ज्यादा होती है? वो 0.50 होती है। जबकि पोलरॉन के इफेक्टिव मैथ की विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव मैथ ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन या बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी कितनी होती है? 2.5 वैल्यू होती है। ठीक है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे शो की हुई हैं। The value of alpha are higher in ionic crystal and low in covalent crystal. The value of the effective mass of polaron are from cyclotron resonant frequency से हम फाइंड कर सकेंगे। और ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या था। और यहाँ पे हमने देख भी लिया था कि अगर अल्फा की वैल्यू कम होगी तो ये हमारे पास 1 प्लस ये हो जाएगा। और इससे ही हमें पता चल रहा है कि आपके पास इफेक्टिव मास की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू सिंपल इलेक्ट्रॉन। इट इज कॉमन टू स्पीक ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पोलरॉन्स। हाँ, आपके पास ये भी होगा कि लार्ज पोलरॉन्स भी होंगे, स्मॉल पोलरॉन्स भी होंगे। or the electron associated with large polaron moves in a band, but the mass is slightly enhanced. Uh, but the mass is slightly enhanced. These are the polarons we have discussed above. यानी जो अभी हमने पीछे डिस्कशन की है, ये हमने लार्ज पोलरॉन की डिस्कस की थी, जिसमें हमने कहा था कि इफेक्टिव मास क्या हो जाएगा हमारे पास? इंक्रीज हो जाएगा पोलरॉन का। और द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद स्मॉल पोलरॉन स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम ट्रैप्ड ऑन ए सिंगल लाइन। जिनमें आपके पास क्या होगा? ऐसे पोलरॉन जिसमें आपके पास क्या हो रहा है? स्मॉल पोलरॉन होंगे जिसमें स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम ट्रैप्ड ऑन ए सिंगल लाइन, सिंगल लाइन के राउंड ही वो ट्रैप्ड रहेंगे। और एट हाई टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड बाय थर्मली एक्टिवेटेड होपिंग। ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके पास टेम्परेचर क्या करते हैं, आप हाई टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो तब वो जो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन थे वो मूव करेंगे और होपिंग प्रोसेस से एक्टिवेटेड होगा। अब होपिंग प्रोसेस क्या है? होपिंग प्रोसेस ये है कि सिंपल मूव नहीं करेंगे, जैसे जंप करके क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइक जंपिंग जंपिंग प्रोसेस वो क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। ठीक है। एट लो टेम्परेचर एन इलेक्ट्रॉन टनल स्लोली थ्रू द क्रिस्टल। टनल का मतलब है कि जैसे टकरा टकरा के आपने पहले भी पढ़ा है और आगे मूव कर जाएगा। एज इफ द बैंड ऑफ द लार्ज इफेक्टिव मास। हाँ, इसमें आपके पास ये होगा, लो टेम्परेचर कम टेम्परेचर होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो सीधे मूव नहीं कर पाएगा, बल्कि क्या करेगा? टकरा टकरा के और आगे मूव करेगा, अगर उसके पास इफेक्टिव मास क्या हो? लार्ज हो। यानी आपके पास जब हमने स्टार्ट किया तभी हमने ये बात की थी कि टेम्परेचर डिपेंडेंस बहुत होगी इसमें। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि आपके पास holes are electron can become self-trapped by inducing an asymmetric local deformation of the lattice. Holes भी self-trap हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी self-trap हो सकते हैं, डिपेंड करता है उनके इफेक्टिव मास पे, उनके उनके ऊपर भी पोटेंशियल क्या लग रहा है। ठीक है। This is most likely to occur when the band edge is degenerate and the crystal is polar, such as alkali halide or silver halide with strong coupling of the particle of the lattice. अच्छा, आपके पास क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन और होल सेल्फ ट्रैप हो जाएंगे। उसमें बहुत सारे फैक्टर होंगे। एक तो ये
चाहिए कि आपके पास बैंड एज जो हो वो डीजेनरेट हो, मतलब सेम एनर्जी का हो, एंड क्रिस्टल जो है वो पोलर हो। क्रिस्टल पोलर होगा लाइक एल्काइल हैलाइड वगैरह, तो वो क्या करेंगे, विथ कपलिंग स्ट्रॉन्ग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ, लेटस के साथ। पार्टिकल की और लेटस की स्ट्रॉन्ग कपलिंग होगी, इसकी वजह से वो सेल्फ ट्रैप हो जाएंगे। द वेलेंस बैंड एज इज मोर ऑफन डीजेनरेट देन द कंडक्शन बैंड एज, so that the holes are more likely to be self trapped than our electron। अच्छा, आपको कल भी वैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास जो होता है ऊपर ये कंडक्शन बैंड होता है, और आपके पास ये जो नीचे है ये क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड होता है, और वैलेंस बैंड में क्या कह रहे हैं, मोस्ट लाइकली जो है डीजेनरेट होता है, ज्यादा डीजेनरेट होगा। तो इसलिए आपके पास ज्यादा सेल्फ ट्रैपिंग भी किस में होगी, वैलेंस बैंड में होगी। और होल्स किस में होंगे आपके पास, यहाँ कह रहे हैं valence band edge is more degenerate than the conduction band, so holes are more likely to be self-trapped than and the electrons hole appear to be self-trapped in all the alkali and silver halides। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ऊपर जाता है कंडक्शन बैंड में, और पीछे क्या होता है आपके पास होल। तो इसका मतलब है अगर आपके पास वैलेंस बैंड अगर ज्यादा वो है आपके पास डीजेनरेट है, तो होल्स किस में होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे। इसका मतलब है सेल्फ ट्रैपिंग ज्यादा किस में होगी, वैलेंस बैंड में होगी, और वो उस और वैलेंस बैंड में है क्या, होल्स। तो ज्यादा सेल ट्रैपिंग होगी भी किसकी, होल्स की होगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत इसमें ज्यादा सेल ट्रैपिंग हो रही होगी हमारे पास। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास आयनिक सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर जनरली है वेरी लो कंडक्टिविटी। जो आपके पास आयनिक सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पे, उनकी क्या होती है, हमारे पास लो कंडक्टिविटी होती है फॉर द मोशन ऑफ द आयन थ्रू द क्रिस्टल, लेस देन 10⁻⁻�6 आपके पास आ रहा है। और बट फैमिली ऑफ कंपाउंड हैज बीन रिपोर्टेड विद कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 एट 20 डिग्री से। अच्छा, आपके पास ये कंडक्टिविटी बता रहे हैं 10⁻⁻�6, इससे भी कम आपके पास हो रही है रूम टेम्परेचर पे जब कम टेम्परेचर है। लेकिन जैसे ही आपने 20 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो आप देखें कि 10⁻⁻�6 से 0.2 आ गए, इतनी कंडक्टिविटी बढ़ गई है। द कंपाउंड हैव द कंपोजिशन लाइक दिस, जिसमें से आपके पास इनकी एग्जांपल दे दिया भाई कौन से होंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लेने हैं। द सिल्वर आयंस ऑक्यूपाई ओनली फ्रैक्शन ऑफ इक्विवेलेंट लेटिस साइड्स अवेलेबल, एंड द आयनिक कंडक्टिविटी प्रोसीड by the hopping of a silver ions from one side to nearby vacant site। The crystal structure also have a parallel opal channels। होपिंग प्रोसेस हो रही है यानी कि जंपिंग प्रोसेस है, इसके पास जो है वो कंडक्टिविटी क्या हो रही है,